हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है वायु प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में, यानी विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं: प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि, ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि आते हैं। जबकि मानव जनित स्रोतों में गैसें व ध्रुव, कणकीय पदार्थ तथा उष्मा इत्यादि आते हैं। लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें व धुएं की उत्पत्ति होती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायुमंडल में वर्षा एवं ओस के द्वारा धुआं, धूल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, वे वर्षा के द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी स्मॉग। स्मॉग शब्द जो है स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने जो औद्योगिक कारखाने हैं, इनसे जो निकलने वाले धुएं हैं, इनमें उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों का जन्म देती है, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। जहां पर अधिक यातायात रहता है, वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा खास तौर से जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सीएटिल नाइट्रेट से यानी पैन से जो है बनता है। कम सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को भूरी वायु कहते हैं। और ऑटोमोबाइल निर्वातक में हाइड्रोकार्बन तथा एनो रहता है, एवं ये शहरी क्षेत्रों में O3 तथा पैन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुओं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन इत्यादि उपस्थित होता है। धूम्र कोहरे के निर्माण को रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: इंजन के भीतर की अभिक्रिया N2 + O2 = 2NO, ठीक है। और इसके बाद वायुमंडल में होने वाली अभिक्रिया जो है, इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। मनुष्यों में इससे आंख, नाक, गले में जलन और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन आदि। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इससे बनने वाले वायु प्रदूषण के पर्दे को प्रकाश रासायनिक धूम्र कहते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। NO2 जो है भूरे रंग की तीखी गैस है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नवजात ऑक्सीजन का एक एक परमाणु बना लेती है। उल्लेखनीय है कि नवजात ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील होती है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश के उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन यानी O3 बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के खुले रंध्रों के द्वारा जो है पण मध्योतक की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक ऑक्सीजन मुक्त मूलक अथवा पेरोक्सिल मूलक जैसे O2- OH-, O-, HO2- आदि का निर्माण करती है।
पेरोक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाते हैं, पैन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, पैन जो है क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है और इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमताएं एवं पौधों का विकास कम हो जाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। मनुष्यों की आंखों में पैन बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। पैन तथा O3 मिलकर, याद रखिएगा, छोटी छोटी बूंदे बना लेते हैं और वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेती है। अधिक धूम्र कोहरे यानी स्मॉग के निर्माण में दृश्यता घट जाती है और इस कारण से पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा घट जाती है। इसके फलस्वरूप जीवों में विटामिन डी के उत्पादन की मात्रा घट जाती है, जो रिकेटस जैसे रोगों की वृद्धि का कारण बनती है। यानी विटामिन डी के कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, याद रखिएगा। अधिक धूम्र कोहरों से यातायात के परिचालन में असुविधा होती है, जिससे दुर्घटना मतलब कि जो दुर्घटनाएं हैं इनमें वृद्धि हो जाती है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, याद रखिएगा, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, CO2, SO2 इत्यादि। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन यानी O3, इसके बाद पैन नाइट्रेट इत्यादि। ठीक है, तो पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट इत्यादि ध्यान रखिएगा। देखिए, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। प्राथमिक प्रदूषक कौन है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, सीसा उत्सर्जित होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। और अब जो है परिशोधनशाला यानी रिफाइनरी तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड जो है एक वायु प्रदूषक है, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों के दिमाग में जो है लेड जो होता है बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके IQ को घटाता है, वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। मोटर कार तथा सिगरेट के धुएं जो होते हैं प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो मोटर कार और सिगरेट के जो अधूरे जो प्रज्वलन होते हैं, इनके कारण जो निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट है, जो रंगहीन और अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोत तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों मुख्यतः कोयलों के जलने से, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है, जिसे CO उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यह सिगरेट के धुओं में भी उपस्थित रहती है और CO जो है वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एक जो है मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, याद रखिएगा, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को जो रक्त होता है इसको रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रियाएं में जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, व्यक्ति के मृत्यु भी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन के तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन तंत्र से होता है। दबाव युक्त यानी CNG तथा LPG गैसों के प्रयोग और ऑटोमोबाइल एवं उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर इस समस्या को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुओं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक होता है। इससे आंख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। भारत में अब जो है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है। दिल्ली में जाड़े के ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भरी होती है, जो ठंडी होती है वायु भरी होती है, इसीलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है। यानी जो वायु है, मतलब कि वायु जो ठंडी वायु जो होती है उसमें ज्यादा ठंडी भरी वायु होती है और ये अधिक ऊंचाई तक जो वायु है नहीं उठ पाती है। धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाता है। जाड़े के ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है और वाहनों के नए उत्सर्जन प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी ने कई अनुशंसाएं दी हैं। भूरे लाल कमेटी याद रखिएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे पाक्षिक तौर पर नियमित प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाएं और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों की पहचान करें। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर के लिए एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर विकसित करे ताकि पूरे देश में प्रदूषण का स्तर समान हो सके। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि अत्यधिक धुआं उगलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस रद्द करते वक्त प्राइवेट वाहनों पर भी कार्यवाही की जाए। ठीक है। उल्लेखनीय है कि एशियाई भूरा बादल वर्ष 2002 में अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण था। 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। इस घटना में वायु प्रदूषण से जनित भूरे बादलों की एक परत बन जाती है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के महीनों के दौरान मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर आच्छादित रहती है। वर्ष 2008 में इसकी दूसरी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के हवाले से बताया गया कि ब्राउन क्लाउड के हॉट स्पॉट एशिया के साथ साथ दक्षिण अमेरिका, ठीक है, तथा अमेजन बेसिन में भी है और इस भूरे बादल में लगभग 85% एरोसॉल्स हैं। इस बादल में सल्फेट, काला कार्बन, कई घातक रसायन भी हैं। ये विषाक्तता को बढ़ाकर श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर को उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन और भारत के सौर विकिरण में परिवर्तन, सतही और वातावरणीय तापमान में परिवर्तन तथा मानसूनी वर्षा के पैटर्न में भारी परिवर्तन के कारण भूरा बादल भी है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई एश प्राप्त होता है। फ्लाई एश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हैं। याद रखिएगा, इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई एश का उपयोग ईंट के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थापन के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई एश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई एश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुओं के साथ हवा में तैरते रहते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। हानियां, जो फ्लाई एश की हानि है, याद रखिएगा, श्वसन तंत्र के रोग है। इसे जो हानि होती है फ्लाई एश से, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, वायु की गुणवत्ता में कमी, पौधों के पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में बाधा, और जो लाभ है, खेतों में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी हो जाता है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक होती है। फ्लाई एश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की और सीमेंट की अपेक्षा काफी मजबूत होता है और भूमि भराव और खानों के भराव में इसका प्रयोग किया जाता है। ये लाभ हैं, याद रखिएगा। देखिए, गैसीय और कणीय पदार्थों के द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धुएं काली के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को जो है बैग फिल्टर कहते हैं। तो विशिष्ट फिल्टर को क्या कहते हैं? बैग फिल्टर।
50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर, याद रखिएगा, या साइक्लोन कलेक्टर या वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जबकि साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है साइक्लोन सेपरेटर द्वारा कणकीय पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। ये होता है आउटलेट यानी शुद्ध हवा, ये होता है इनलेट यानी प्रदूषित हवा, और ये चक्रदार घुमाव जो दिया गया है ये है, और ये जो है सिलेंडर है, ठीक है। और निकास द्वार है, ये होता है संकलित कणकीय पदार्थ जो कि निष्कासित हो जाता है। साइक्लोन सेपरेटर में धुओं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। कणकीय पदार्थों से मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। इस प्रकार वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों के द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधे और वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन्स निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है, इसीलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जून 2016 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो वापी यानी गुजरात सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन चुका था। इसका CEPI जो है, याद रखिएगा, कंप्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो इंडेक्स है, जो इसका स्कोर है 85.31 था, जबकि गाजियाबाद का स्कोर 84.13 था। यह दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। 2 मई 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारतीय शहर शामिल हैं। याद रखिएगा, 20 प्रदूषित शहरों में सिर्फ 14 भारतीय शहर ही शामिल हैं, तो समझ लीजिए। और इसके अनुसार कानपुर जो है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, जबकि एयर विजुअल और ग्रीन पीस के द्वारा जारी वायु प्रदूषण के रिपोर्ट में 2018 के 12 महीनों में विश्व के 3000 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम या जो गुड़गांव शहर है इसको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर और दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। ठीक है, फरवरी 2020 में IQ एयर विजुअल ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की और इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों की भांति भारत में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो 8 है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें है 10 माइक्रोमीटर आकार के कणकीय युक्त पदार्थ यानी PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है, CO तथा O2 को 8 घंटे के औसत से मापा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रदूषक को 24 घंटे के औसत से मापा जाता है। मापन की इकाई NO2, O3 तथा कणिका युक्त पदार्थों के लिए माइक्रोन यानी CO के लिए मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। उल्लेखनीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग के स्तर के मापने में प्रयोग किया जाता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक की 6 श्रेणियां जो है निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं जो सूचकांक है 0 से 50 ये अच्छा, और इसको जो रंग दिया गया हरा प्रभाव न्यूनतम प्रभाव, 51 से 100 संतोषजनक हल्का हरा और संवेदनशील लोगों को सामान्य श्वास संबंधी परेशानी होती है, इसका जो प्रभाव है। इसके बाद है 101 से 200 ये मध्यम प्रदूषित है, इसको पीला रंग दिया गया। अस्थमा और हृदय रोगों से पीड़ितों को जो है श्वास संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। 201 से 300 के बीच ये जो इसकी स्तर है वो खराब है और रंग जो है ऑरेंज है। ज्यादा समय तक संपर्क से श्वास संबंधी परेशानी लंबे मतलब कि जो
अगर आप ज्यादा समय तक संपर्क से रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए 301 से 400 तक जो है बहुत खराब के श्रेणी में रखा गया, इसे लाल रंग दिया गया और लंबे समय तक संपर्क से श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। इसके बाद 401 से 500 के बीच गंभीर, गहरा लाल और स्वस्थ लोग भी जो है प्रभावित तथा रोगग्रस्त लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देखिए शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या जो है एक रंग एक याद रखिए एक संख्या एक रंग एक विकिरण के रूप में कार्य करता है। वन नंबर, वन कलर और वन डिस्क्रिप्शन। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल को आरंभ किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। गौरतलब क्या है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो बढ़ते स्तर है इसका कारण PM10, PM2.5, SO2 और NO2 है। उल्लेखनीय है कि जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हुए प्रतिबद्ध है। 53 देशों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा निर्मित एक गठबंधन है। CCAC मुख्यतः मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित रहता है और यह गठबंधन जो है अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनकी उपशमन रणनीति तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्यवाहियों को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। इसके साथ ही इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक एवं अनुपूरक का कार्य करने में भी सक्षम है। ध्यान दीजिएगा। और वायुमंडल में वर्षा एवं ओस के द्वारा धुआं, धूल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा के द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। वाहनों से उत्सर्जित NOx, CO और SCS को यानी जो हाइड्रोक्लोरो कार्बन है इसको गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करके क्या किया जाता है, याद रखिएगा। वाहनों से उत्सर्जित NOCO-SC को गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तन नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम या पैलेडियम अथवा दोनों जो है इससे उत्प्रेरक पर से उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है। किस पर? प्लेटिनम या पैलेडियम या दोनों, ठीक है। तो इसमें एक उत्प्रेरक पर जो है उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है जिससे उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण CO से CO2, NO से N2 और SCS से CO2 एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं CO प्लस O2 PD की उपस्थिति में CO2 प्लस O2। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है और वातावरण में जल से प्रतिक्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो है रेडॉन गैस है। याद रखिएगा, रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस से फेफड़ा का कैंसर यानी लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। रेडॉन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप में निकलती है और शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु जो है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल PDF हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपकी जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।